निर्भया रेप केस, कठुआ रेप केस और उन्नाव रेप केस और अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस। इतनी सारी क्राइम, तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है? 2012 के निर्भया रेप केस के बाद होता है देश में प्रोटेस्ट। क्या उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है हमारे देश में? हालतों में होती है सुधार या हालतें होती है बद से बदतर? आइए जानते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट, जो ये कहता है कि जो क्राइम वुमेन्स के अगेंस्ट 2014 में 3.37 लाख के अराउंड था, वो 2022 तक आते आते 4.45 लाख तक पहुंच चुका है। जहां 2014 में इसका रेट 56.3 तक था, वहीं 2022 में ये बढ़ के 66.4 हो चुका है। सिर्फ अगर क्रुएलिटी बाय हस्बैंड का केस देखें वुमेन्स के अगेंस्ट, तो हमारे देश में हर साल 1,40,000 के अराउंड केस जो है क्रुएलिटी बाय हस्बैंड यानी कि पुराने आईपीसी के तहत 498A की केस देखी जाती थी, जो कि अब नए बीएनएस में 85 हो चुका है। नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है इल्लीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट का और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि लॉ से रिलेटेड हो या कुछ अलग बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, वो भी ला सकूं। तो आज का वीडियो हमारा स्पेशली होने वाला है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, आरजीकर कॉलेज रेप केस, जो कि काफी दर्दनाक केस है हमारे देश के लिए, जो कि काफी दर्दनाक क्राइम है हमारे देश के लिए, और कह सकते हैं कि एक दिल दहला देने वाला क्राइम हो सकता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, जो कि बच्चन सिंह के केस से ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था। इसमें कहा जाता है कि क्राइम तो होती है, लेकिन कुछ क्राइम ऐसा होता है जो काफी रेयर होता है। वैसा क्राइम फिर कभी पहले हुआ ना होता है या आगे वापस वैसा देखने को नहीं मिलता है, या क्राइम का इंटेंसिटी है, ये कह सकते हैं कि क्राइम का जो इंटेंसिटी है जहाँ बहुत ही ज्यादा हो जाए, जिसको कोई भी जिसका कोई जस्टिफिकेशन ना निकल सके, वह सारा क्राइम जो होता है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम के अंदर आता है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम देखने को मिला है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज का वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, वो सारा ऑफेंस जो कि वुमेन से अगेंस्ट होगा। बेसिकली ये वीडियो है पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो पार्ट 1 में आज बेसिकली हम लोग डील करेंगे रेप से, पनिशमेंट ऑफ रेप से, गैंग रेप क्या होता है, पनिशमेंट ऑफ गैंग रेप क्या होता है, अगर किसी का रेप हो जाए तो अगर विक्टिम का आइडेंटिटी अगर रिवील कर दिया जाता है तो उसमें क्या सजा का प्रावधान है, साथ में कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो उसके लिए क्या कोई प्रावधान है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अथॉरिटी, आप किसी के अंदर कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है और वो आपसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है, जबरदस्ती बना रहा है, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग विद ओल्ड को न्यू बीएनएस के साथ पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टडी भी होगा, न्यू बीएनएस के बारे में हम लोग और जानेंगे, न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में और समझेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रेप, जो कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 63 के अंडर दिया हुआ है, वो क्या बात करता है, और इसका ओल्ड आईपीसी से कोई कनेक्शन है, क्या कोई चेंजेस है, या जैसे ओल्ड आईपीसी में था वही है, या कुछ बदलाव हुआ है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। रेप, जो कि न्यू बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में अंडर सेक्शन 63 में दिया हुआ है, वो ओल्ड आईपीसी 375 में दिया हुआ था। ठीक है, और बेसिकली इन दोनों सेक्शन का अगर कंपैरेटिवली स्टडी करें, जैसा कि 375 ऑफ आईपीसी एंड 63 ऑफ बीएनएस देखें, तो हमें बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ एक माइन्यूट सा चेंज है। एक तो चेंज है कि सेक्शंस में डिफरेंट है, और एक माइन्यूट सा चेंज है जो कि अभी हम लोग जब पढ़ेंगे उसे, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस यानी रेप। रेप होता क्या है? तो रेप क्या है? अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप। एक आदमी कब कहा जाएगा कि उसने रेप किया है? तो इसका 4 कंडीशन है। क्या क्या? सबसे पहले तो वो अगर अपना पेनिस जो है वो पेनिट्रेट करे। पेनिस क्या करे? पेनिट्रेट करे। कहाँ? वुमेन के वेजाइना में, माउथ में,
यूरेथ्रा में या एनस में। या तो वो खुद करे या तो किसी और से को करवाए और मेक हर टू डू सो, तब वो क्या है, फर्स्ट एक सिचुएशन होगा रेप का। सेकंड सिचुएशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके वेजाइना, यूरेथ्रा या एनस में इंसर्ट करे और उसको जबरदस्ती करे कि वो इंसर्ट करे, या तो उसके द्वारा या किसी और के द्वारा। थर्ड क्या है, तो उसका कोई भी बॉडी पार्ट मैनिपुलेट करे, कोई भी बॉडी पार्ट मैनिपुलेट करे फॉर पेंट्रेटिंग। किसी भी तरह का बॉडी पार्ट अगर मैनिपुलेट होता है पेंट्रेशन के लिए, तो ये थर्ड सिचुएशन होगा। चौथा है कि अगर अपना माउथ जो है उसके वेजाइना, यूरेथ्रा या एनस में अप्लाई करे, अपना माउथ जो है उसके वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस में अप्लाई करे, ये 4 सिचुएशन होगा जब कहलाएगा रेप। और उसके लिए कुछ 7 कंडीशंस है जो कि फॉलो होने चाहिए। सबसे पहला है मतलब अगेंस्ट हर विल, सबसे फर्स्ट है अगेंस्ट हर विल, उसके विल के विरुद्ध होना चाहिए। सेकंड है अगेंस्ट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना होना चाहिए। थर्ड है कि उसका कंसेंट लेके, और कैसे लेके, तो कोई भी जिसको वो मतलब एज अ मतलब जो उसका बहुत ही ज्यादा करीबी है, उसके डेथ का फियर दे के कंसेंट लेना। फोर्थ है कि उस महिला को ये मतलब पता ना हो कि वो लॉफुली उसका हस्बैंड है या नहीं, और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना और बाद में पता चले कि वो आदमी जो था उसका लॉफुल हस्बैंड नहीं है। फिफ्थ जो है, किसी भी इंटॉक्सिकेशन के कारण या अनसाउंडनेस के कारण क्या करना, जहां वो अनएबल टू कम्युनिकेट हो अपना कंसेंट, तब उसका कंसेंट लेके करना, ये भी एक तरह का रेप। अगर वो 18 से नीचे है, अगर वो 18 ईयर से नीचे है, तो उसका कंसेंट हो या ना हो, फिर भी क्या है, वो रेप है। और फिर अगर वो अनएबल टू कम्युनिकेट हो, जब वो कम्युनिकेशन नहीं दे सकती हो और फिर अगर कोई उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो फिर क्या होगा, वो रेप है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि वेजाइना इंक्लूड्स लॉबिया मेजोरा। वहीं एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कंसेंट को लेके। फिर बात करते हैं प्रोवाइजो का। तो प्रोवाइजो कहता है कि वुमेन डज नॉट फिजिकली रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेंट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ द फैक्ट बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब क्या कि अगर वुमेन रेजिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसेंट दे दी है उस सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। फिर बात करते हैं एक्सेप्शन 1 का। तो एक्सेप्शन 1 कहता है कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर या इंटरवेंशन, ये रेप नहीं होगा। सेकंड बात करते हैं एक्सेप्शन का कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट कोई भी मेन जो है अपनी वाइफ के साथ करता है, बट नॉट बिलो 18 ईयर ऑफ एज। ये नॉट बिलो 18 ईयर ऑफ एज जो है पॉइंट आउट करने का बात है, क्योंकि ओल्ड आईपीसी में नॉट बिलो 16 ईयर ऑफ एज था, और ये एक माइन्यूट डिफरेंस है जो कि ओल्ड आईपीसी और न्यू बीएनएस में देखने को मिलता है। जहां ओल्ड आईपीएस एक्सेप्शन 2 में जो एज था वाइफ का वो 16 ईयर रखे हुए था, वहीं वो न्यू बीएनएस में 18 ईयर हो चुका है। और ये था पूरा रेप। पनिशमेंट ऑफ रेप जो कि न्यू बीएनएस में अंडर सेक्शन 64 में दिया हुआ है, वहीं वो ओल्ड आईपीसी में अंडर सेक्शन 376 में दिया हुआ था, जो कि बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर रेप किया है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल से कम नहीं हो सकता, और वो एक्सटेंड कर सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, और साथ ही साथ उसमें फाइन भी इंक्लूड होगा। साथ ही उसमें ये भी बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन हो जो कि पुलिस ऑफिसर हो या पब्लिक सर्वेंट हो या फिर मेंबर ऑफ आर्म फोर्स हो या फिर मैनेजमेंट हो जेल का, सुपरिटेंडेंट हो जेल का, या फिर किसी भी हॉस्पिटल का स्टाफ हो, ऐसा कोई भी पर्सन जो भी किसी भी अथॉरिटी में है या कहीं पे भी है और वो भी रेप करता है, तो उसका भी जो सजा का प्रावधान है वो नॉट लेस देन 10 ईयर है और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, और साथ ही साथ फाइन भी इंक्लूड होगा। ये था पनिशमेंट ऑफ रेप।
अब आगे बात करते हैं कि गैंग रेप क्या होता है, गैंग रेप का पनिशमेंट क्या है, न्यू बीएनएस में क्या था, ओल्ड आईपीसी में वो कहाँ पे था, कोई डिफरेंस है या नहीं, ये सारा कुछ देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि गैंग रेप क्या होता है। जब एक या एक से ज्यादा व्यक्ति किसी वुमेन का रेप करते हैं विद कॉमन इंटेंशन, तो वो रेप की कैटेगरी में ना जाके गैंग रेप की कैटेगरी में आता है, जिसका पनिशमेंट जो है वो है rigorous imprisonment not less than 20 year but which may extend to life imprisonment। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जो कि ऑफेंडर होगा उसका पर्सनल लाइफ, मतलब जितना दिन वो जीवित रहेगा उतना दिन उसे सजा काटना पड़ेगा। गैंग रेप जो है ओल्ड आईपीसी में 376 डी में दिया हुआ था, वहीं वो न्यू बीएनएस में 70 मतलब सेक्शन 70 के अंडर दिया हुआ है। बेसिकली ये दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो ओल्ड आईपीसी था वो 3 हिस्सों में गैंग रेप को डिवाइड किए हुए था, 376 डी, 376 डी ए और 376 डी बी। वो तीनों सेक्शन को मर्ज करके न्यू बीएनएस में 70 में डाल दिया गया है। जैसा कि 376 डी ए कहता था कि कोई भी अगर गैंग रेप होता है जो कि 16 ईयर ऑफ एज के कम की लड़की से होता है, या कोई भी गैंग रेप जो होता है वो 12 ईयर ऑफ कम की लड़की से होता है, जो कि 376 डी भी बोलता था, वो तीनों सेक्शन को मर्ज करके गैंग रेप यानी कि बीएनएस के सेक्शन 70 में डाल दिया। जो कि 70 सेक्शन है उसका सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि अगर कोई भी महिला जो कि 18 साल से नीचे और उसका गैंग रेप होता है तो उसका सजा का प्रावधान है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और उसके साथ फाइन। और दोनों सिचुएशन में फाइन जो होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए, जो कि मेडिकल एक्सपेंस को कैरी आउट करे और विक्टिम को वो फाइन मिले। अब बात करते हैं सेक्शन 72 का, जो कि बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इन सर्टेन केसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 64 से लेके 71 तक जो भी ऑफेंस होते हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उस सिचुएशन में अगर वुमेन्स की आइडेंटिटी, जो भी वुमेन्स के साथ क्राइम हुआ है, जो भी विक्टिम थे, उनकी आइडेंटिटी अगर रिवील की जाती है, किसी भी तरह डिस्क्लोज की जाती है, कहीं भी पब्लिश करके, कहीं भी उसका नाम बता के, किसी भी तरह से किसी भी वे में, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है 2 साल तक का सजा विद फाइन। और अगर डिस्क्लोजर भी करना है तो बाय परमिशन, अगर जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्होंने कोई डिस्क्लोज किया, या विक्टिम ने खुद बाय लेटर कहा कि मेरा नाम डिस्क्लोज हो, या विक्टिम अगर मर चुकी है तो उनके बिहाफ में जो भी अथॉरिटी थे जो कि उनके नेक्स्ट इन हो, अगर वो कहते हैं तभी ये डिस्क्लोजर होगा, अन्यथा ये डिस्क्लोजर नहीं होगा। और ऐसा कोई डिस्क्लोज किया जाता है अगर विक्टिम की आइडेंटिटी, तो वहाँ 2 साल की सजा हो सकती है। ऐसा ही कोई सिचुएशन था अभी के जो रिसेंट केस है आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस में, जहाँ विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया है। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी जहाँ ओल्ड आईपीसी में 228 ए में दिया है, वही न्यू बीएनएस में वो कहाँ पे है, 72 में। साथ ही साथ इसका एक और सेक्शन है न्यू बीएनएस में जो कि 73 है और ओल्ड आईपीसी में 228 ए में ही कवर होता है, जो कि ये बात करता है कि अगर ऐसा कोई भी केस में केस प्रोसीडिंग चल रहा हो कोर्ट के अंदर, तो बिना कोर्ट के परमिशन के कोई भी चीज रिवील नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में जो भी जिसने भी ये चीज रिवील किया है उसे 2 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान भी है। अब बात करते हैं सेक्शन 68 ऑफ न्यू बीएनएस, जो कि ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 376 सी था। बेसिकली ये बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। अब ये क्या होता है, तो कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि अथॉरिटी में हो, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी रखता हो, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का, या फिर वो पब्लिक सर्वेंट हो, या फिर वो सुप्रीडेंट या मैनेजर हो जेल का, या किसी भी तरह से उसके पास कस्टडी हो वुमेन का या चिल्ड्रन का, और वो अगर किसी तरह इंड्यूस या सीड्यूस करता है टू ब्रिंग आउट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, तो वो अमाउंट टू रेप में नहीं जाके एक अलग सा प्रावधान है इसमें, जो कि कहता है कि इसकी सजा होगी
रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच इज नॉट लेस देन 5 ईयर, लेकिन वो एक्सटेंड भी कर सकता है 10 साल तक। ये था कुछ क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो कि हाल के दिनों में हम लोगों को देखने को मिला है, जो जिसकी न्यूज़ आज बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, क्योंकि अभी आरजीकर मेडिकल रेप केस के बाद रेप, गैंग रेप, पनिशमेंट, क्या उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, क्या वो सफिशिएंट है, या अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों पे बात हो रही है। आए दिन मीडिया में हम लोग देखते हैं, नई-नई खबर आ रही है और नया-नया उसका कोर्ट जो है ऑर्डर दे रही है और नए-नए उसमें सुझाव भी आ रहे हैं और हर दिन का अपडेट मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि क्या-क्या, कैसे-कैसे हो रहा है और ये काफ़ी चिंता का विषय है कि आज भी 2013 के बाद 2024 आ चुका है और आज भी वो रेप केस रुकने का नाम नहीं लेता और ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। क्या रेप के पनिशमेंट में और बदलाव की ज़रूरत है, या जो छोटे-छोटे ऑफेंस होते हैं वुमेन से रिलेटेड उसमें बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि जो छोटे क्राइम होते हैं, एक आदमी जब एक छोटा-सा चोरी करता है और उसको सज़ा नहीं मिलता है, तो उसे बड़ा चोरी करने का मोटिवेशन खुद ब खुद मिल जाता है। तो ऐसे ही अगर छोटे क्राइम जो वुमेन्स के अगेंस्ट हैं, छोटे-छोटे क्राइम, उसमें अगर कोई बहुत ही रिगरस पनिशमेंट ऑलरेडी डाल दिया जाए, तो लोग बड़े क्राइम करने से डरेंगे। और कहीं न कहीं वो डरेंगे कि अगर कुछ भी छोटा-सा भी गलती होता है, तो उसमें जब इतना बड़ा सज़ा का प्रावधान है, तो बड़ा गलती करना तो अपने आप में ही डर का माहौल क्रिएट कर देगा। ये था मेरा सुझाव। अगर आपको भी कुछ सुझाव लगता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और बताइए कि क्या कोई चेंजेज़ है जो कि करने का ज़रूरत है आज के प्रेज़ेंट सिनेरियो में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग क्राइम अगेंस्ट वुमेन के और भी सेक्शन जैसे वोयरिज़्म, स्टॉकिंग, एटसेट्रा, ये सारा कुछ कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।